चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में ओसी का चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, जिसका नाम है स्टाफिंग। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखे थे, जिसमें मैनेजमेंट के हमने पहले दो फंक्शन देखे थे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। और बिजनेस में मैनेजमेंट करते वक्त पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर जब ऑर्गेनाइजिंग हो जाए तो उसके बाद का ये फंक्शन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स जनरली लोग स्टाफिंग मतलब ये समझते हैं कि भाई लोगों को नौकरी पर रखना, बरोबर ना। स्टाफ को नौकरी पे रखना तो उसे स्टाफिंग कहते हैं। लेकिन स्टाफिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। सिर्फ लोगों को नौकरी पे रखना तो उसे तो सिर्फ रिक्रूटमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो स्टाफिंग सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। स्टाफिंग के लिए अगर डेफिनेशन लिखी जाए, आपके एग्जाम में भी पूछा जाए और अगर लिखो आप, तो ऐसे लिख सकते हो कि स्टाफिंग इज नॉट मेरली रिक्रूटमेंट। कि स्टाफिंग सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज। कि स्टाफिंग में सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं आता, लेकिन इसके अलावा सिलेक्शन, कि उनका जो भी स्टाफ है उसका सही जगह पर, सही क्या कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के साथ उनका सिलेक्शन करना, कि जिनकी क्वालिफिकेशन सही हो और उसे सही पोस्ट मिले, ऐसा सिलेक्शन करना। उन्हें ट्रेनिंग देना प्रॉपर, टाइम टू टाइम प्रमोशन देना, ट्रांसफ़र करवाना अगर ज़रूरी हो तो, एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़, कि जब वो स्टाफ रिटायर हो जाए ना तो उसके बाद भी उन्हें हेल्प देना। तो स्टाफिंग मतलब ये कहलाता है कि जब भी कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में काम करने आता है ना, तो वो काम करने आए, वहां से लेकर जब वो रिटायर होता हो, जितने भी साल वो काम करे, उसके बाद जब वो रिटायर होता हो तो रिटायरमेंट के बाद भी उसका ख्याल रखना, तो उसे प्रॉपर स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग मतलब लोगों को नौकरी पर रख देना ऐसा नहीं। स्टाफिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सही बात है ना। और बिजनेस में हमें पता है कि भाई स्टाफ कितना ज़रूरी है। इसके लिए हमेशा से ये सेंटेंस कहा जाता है ना कि यू माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस। कि अगर आप अपने लोगों को संभालोगे तो लोग वो आपका बिजनेस खुद ब खुद संभालेंगे। तो यहाँ लोगों को संभालना मतलब ही प्रॉपर स्टाफिंग कहते हैं। कि स्टाफिंग मतलब आपके यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय, जो भी लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, अगर आप उनका पूरा ध्यान दे रहे हो तो वो लोग खुद ब खुद आपका बिजनेस अच्छी तरह से संभालेंगे। सीधी सी बात है कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा बेनिफिट दे रहे हो, टाइम टू टाइम उन्हें पगार देना, अच्छी ट्रेनिंग देना, प्रमोशन देना, तो वो लोग खुशी से काम करेंगे। और अगर वो खुशी से काम करेंगे तो उसका फ़ायदा हमारे ही बिजनेस को होगा ना, खुद ब खुद। सही बात है ना। और इसके अपोजिट, कि अगर आपका स्टाफ आपसे खुश नहीं है, कि आप पगार लेट दे रहे हो, उस उनके साथ जो है वो गलत बिहेवियर कर रहे हो, तो वो कभी खुशी से काम करेंगे नहीं। और अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा बिजनेस को कैसे मिलेगा। सही बात है ना। तो इसीलिए स्टाफिंग मतलब कि भाई रिक्रूटमेंट से लेकर पोस्ट रिटायरमेंट तक की सभी एक्टिविटीज़ उसमें करना। अब स्टाफिंग के बारे में और अगर क्लियरली समझना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझ सकते हैं। कि स्टाफिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है। जितना प्लानिंग ज़रूरी है, जितना ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी है, उतना ही स्टाफिंग भी ज़रूरी है। देन पेरेनियल प्रोसेस। पेरेनियल प्रोसेस या कह सकते हो कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टाफिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि भाई एक बार लोगों को नौकरी पे रख दिया मतलब ख़त्म। हमने यहाँ पे बताया ना कि स्टाफिंग जो है वो लोगों को नौकरी पे रखने से लेकर वो रिटायर हो उसके बाद तक उनका साथ देना। तो मतलब जब तक बिजनेस चलता रहता है ना, तब तक ये स्टाफिंग की प्रोसेस चलती ही रहती है। मैनेजमेंट के दूसरी प्रोसेस के साथ साथ ये स्टाफिंग की प्रोसेस भी कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए उसे पेरेनियल प्रोसेस कहते हैं। कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशंस, ये तो सही बात है कि भाई ये स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, तो ह्यूमन रिलेशंस के साथ। सबसे पहले तो स्टाफिंग में सेंटर में ह्यूमन से आते हैं। स्टाफिंग मतलब किसकी स्टाफिंग करेंगे? मशीनों की थोड़ी। हम तो ह्यूमंस की स्टाफिंग की जाती है ना। सही बात है ना। और यहाँ पर ह्यूमंस पर ही पूरा फोकस किया जाता है कि हमारे यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं भाई उन्हें जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उन्हें क्वालिफिकेशन के साथ सिलेक्ट करना, कि जिनकी सही क्वालिफिकेशन हो तो उन्हें सिलेक्ट करना, ना हो तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना। तो मीन्स टोटली ह्यूमन बेस्ड ये वर्किंग कहलाती है। तो इसलिए स्टाफिंग कहलाता है कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशन। देन डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब कि ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, ये कभी रुकेगी नहीं। स्टाफिंग में ऐसा होता है कि भाई
जब तक बिजनेस चलता रहता है तब तक स्टाफिंग चलती ही रहती है। आप लोगों को भी ध्यान है कि कोई भी बिजनेस में हर साल नए नए वर्कर्स को जॉब पे रखना पड़ता है। अगर हम बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं तो नए वर्कर्स की ज़रूर है, तो फिर से स्टाफिंग करनी पड़ती है। अगर किसी का प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जगह पर नए वर्कर्स आते हैं तो उनके लिए स्टाफिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए वो हमेशा चलता रहता है, वो डायनेमिक प्रोसेस है। एंड रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस, कि स्टाफिंग जो है वो दूसरे मैनेजरियल फंक्शन से कनेक्टेड है। जैसे स्टाफिंग टोटली डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, और ऑर्गेनाइजिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्लानिंग के ऊपर। मतलब अगर हम बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लानिंग ही करनी पड़ती है, उसके बाद फिर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग फिर स्टाफिंग करनी पड़ती है। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूर है, कौन किसके अंडर में काम करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं ना। और जब प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग करते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए इट इज़ रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शन। वाइड स्कोप, कि स्टाफिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, जो मैंने यहाँ डेफिनेशन में ही बताया कि स्टाफिंग मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़, ये सभी चीज़ें स्टाफिंग में इंक्लूडेड है। इसलिए वो बहुत ही वाइड स्कोप कहलाता है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि स्टाफिंग के लिए ये सब एक्टिविटीज़ करना तो उसमें बहुत खर्चा होता है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंस मतलब समझो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, कि अगर बिजनेस में स्टाफिंग के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया गया ना तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। कि अगर हमने स्टाफिंग के ऊपर थोड़ा सा खर्चा किया ना तो उसकी वजह से हमारा स्टाफ वो बेटर परफॉर्म करेगा, और अगर वो बेटर परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और उसका अपोजिट, कि अगर आपने अपने स्टाफ के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, या ये स्टाफिंग की पूरी प्रोसेस अगर प्रॉपरली नहीं की, तो फिर क्या? तो फिर न स्टाफ बरोबर काम करेगा, ना आपके बिजनेस को बरोबर प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए स्टाफिंग के ऊपर किए जाने वाला खर्चा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कि अगर आप अपने स्टाफ के ऊपर खर्चा करोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा होकर मिलेगा फिर। सही बात है ना? तो जैसे ये हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ना, ये स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको ये 3 मार्क्स में पूछे तो ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। तो उसके बाद फिर दूसरा आता है वो स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के फ़ायदे क्या हैं जो ऑलमोस्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक पर से ही बन जाते हैं। सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स, कि स्टाफिंग जो है वो बिजनेस के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह माना जाता है। क्योंकि जब हम प्रॉपरली स्टाफिंग करते हैं ना तो जो हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स में एंथुजियाज्म रहता है, जोश रहता है, वो हमेशा खुशी से काम करते हैं, बिजनेस में हारमोनी बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस समझो डबल फोर्स से काम करता है। तो इसलिए स्टाफिंग वो बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। फिर डायनेमिक एक्टिविटी, जो हमने यहाँ पर भी देखा कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये डायनेमिक एक्टिविटी है, ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, कि स्टाफिंग की वजह से हमारे बिजनेस को कंटिन्यूसली फ़ायदा मिलता रहता है। तो जब तक बिजनेस चलता रहे तब तक अगर प्रॉपर वे में स्टाफिंग की जाए ना तो उसका फ़ायदा भी बिजनेस को हमेशा मिलता ही रहता है। इसलिए स्टाफिंग डायनेमिक एक्टिविटी कहलाती है। दूसरा, इम्पोर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस, कि स्टाफिंग की वजह से मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस भी अच्छी तरह से हो जाते हैं। मतलब जैसे स्टाफिंग के बाद के फंक्शंस आते हैं, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, तो ये भी प्रॉपरली हो जाता है। अगर स्टाफिंग अच्छी तरह से होती है तो इसका मतलब इसके बाद डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस भी प्रॉपर वे में हो पाएंगे। देन लिम्स ऑफ द बिजनेस, कि ये स्टाफिंग वो समझो बिजनेस के लिम्स मतलब के हाथ पैर कहलाते हैं। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि जैसे मैनेजमेंट में या बिजनेस के लिए मैनेजमेंट में प्लानिंग करना, तो वो प्लानिंग मतलब बिजनेस का ब्रेन कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कहलाता है, बिजनेस का बॉडी स्ट्रक्चर। और स्टाफिंग, वो स्टाफिंग बिजनेस के लिम्स कहलाते हैं, हाथ पैर कहलाते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर, हर एक हाथ पैर अलग अलग काम करता है, वैसे ही बिजनेस में रहने वाले वर्कर्स, हर एक एम्प्लॉयज़ अलग अलग कामकाज करते हैं, और उनके बिना जो है वो बिजनेस चल पाएगा नहीं। इसीलिए वो बिजनेस के लिम्स कहलाते हैं। देन जॉब सेटिस्फैक्शन, जब प्रॉपर स्टाफिंग की प्रोसेस की जाती है ना, मतलब वर्कर्स को बरोबर ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है,
उन्हें जो है वो गाइड किया जाता है प्रॉपरली कि अगर कोई वर्कर गलत काम कर रहा है तो उन्हें समझाया जाता है कि भाई आप इस तरह से काम करो, और इसकी वजह से वर्कर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्हें संतोष मिलता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पर काम करके खुश हूँ, और उसकी खुशी की वजह से फ़ायदा जो है वो बिजनेस को ही होगा। देन हार्मनी इन रिलेशन, ये भी है ना कि स्टाफिंग की वजह से है ना बिजनेस में जो ऑनर है या वर्कर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है। कोई फिर जो है वो बॉस और वर्कर का रिलेशन नहीं रहता है कि भाई वो तो हमारा बॉस है या तो उसके तो नीचे हमें दबकर काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है उनके बीच में। और इसी वजह से बिजनेस में हारमोनी बनी रहती है, हारमोनी इन रिलेशन। हारमोनी मतलब सुख शांति बनी रहती है कि बिजनेस में कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स या डेविएशंस नहीं आते, या आते हैं तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। देन इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग की वजह से बिजनेस की प्रेस्टीज मतलब बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, बिजनेस का नाम, बिजनेस की इज्जत, बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, वो प्रेस्टीज बढ़ती है। क्योंकि देखो अगर प्रॉपर स्टाफिंग की जाएगी ना, अगर हमारा स्टाफ हमारे बिजनेस में खुश होगा ना, तो वो बाहर जाकर हमारे बिजनेस की ही तारीफ करेगा कि भाई मैं जहाँ पर काम करता हूँ ना वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर ये काम बहुत अच्छा किया जाता है। तो वो लोग बाहर जाकर हमारे बिजनेस की तारीफ करेंगे, और अगर हमारे बिजनेस की तारीफ करेंगे तो जिसकी वजह से बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ेगी, बिजनेस का नाम बढ़ेगा। तो इसलिए स्टाफिंग की वजह से हमारे बिजनेस की गुडविल भी अच्छी हो जाती है। एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, कि स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो हमने पहले भी देख लिया कि जब तक बिजनेस चलता रहता है तब तक ये स्टाफिंग की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, और उसकी वजह से बिजनेस को भी उतना ही फायदा कंटिन्यूसली मिलता रहता है। बरोबर ना? तो अब जैसे स्टाफिंग के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस देखे ना, अब उसके बाद के पॉइंट हम लोग देखें। तो रिक्रूटमेंट मतलब कहलाता है कि बिजनेस में सही टाइम पर, सही नंबर में, सही प्लेस के लिए और सही क्वालिफिकेशन वाले लोगों को बुलाना, सिर्फ बुलाना, कि भाई चलो अब बिजनेस में जो है वो नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं, नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं तो हमें इतने वर्कर्स की ज़रूर है, इतने क्वालिफिकेशन वाले वर्कर्स की ज़रूर है, तो उन वर्कर्स को जॉब के लिए बुलाना सिर्फ, तो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। मतलब जब बिजनेस में, अगर मेरा बिजनेस चल रहा है और मेरे बिजनेस में अगर वर्कर्स की ज़रूर है, तो फिर तो फिर मैं पहले वर्कर्स को बुलाऊंगा ना, कैसे बुलाऊंगा? तो भाई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूंगा कि भाई वर्कर्स की ज़रूर है, तो जो जो वर्कर्स होंगे वो मुझे एप्लीकेशन भेजेंगे ना। तो अभी सिर्फ वर्कर्स को बुलाना, उन्हें सिलेक्ट ना करना। तो रिक्रूटमेंट मतलब सिर्फ वर्कर्स को बुलाना, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन, ये जो भी वर्कर्स आए हैं, जैसे जॉब के लिए तो 10 लोगों की ज़रूर है, लेकिन एप्लीकेशन लेकर 100 लोग आ जाते हैं, तो उन 100 में से 10 को सिलेक्ट करना पड़ता है ना कि भाई वो उस जॉब के लायक है या नहीं। तो रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन के बाद फिर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना उन्हें, बराबर ना, फिर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करना, उन्हें जो है वो सही तरह से डेवलपमेंट करना उनका। सही बात है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट करें। तो रिक्रूटमेंट के बारे में समझे, जैसे मैंने बताया कि भाई सही टाइम पर बिजनेस में लोगों को बुलाना, किसे बुलाना कि भाई जिस जिसको हमारे बिजनेस में जॉब करना हो तो वो सब अपनी एप्लीकेशन भेजो, ठीक है। तो वो कैसे बुलाते हैं? तो वो बुलाने के लिए रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेस आते हैं। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज, जिनमें दो टाइप के सोर्स आते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। तो सबसे पहले इंटरनल सोर्स समझे। इंटरनल सोर्स मतलब कि भाई बिजनेस के अंदर से ही लोगों को बुलाना जॉब के लिए। तो बिजनेस के अंदर से ही कैसे बुलाना लोगों को, कि भाई बाहर कोई एडवर्टाइजमेंट ना करना, बाहर कुछ किसी को बोलना नहीं, बिजनेस के अंदर से ही ये काम करना, तो उसे इंटरनल सोर्स कहेंगे। तो इंटरनल सोर्स कौन कौन से रिक्रूटमेंट के, कि जैसे सबसे पहले प्रमोशन, बराबर ना, इंटरनल सोर्स में आता है प्रमोशन, कि चलो एक बड़ी पोस्ट जो है वो खाली हुई है, वहाँ पर लोगों की ज़रूर है, तो जो छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसमें से जो लायक हो तो उसे प्रमोशन दे देना ऊपर की पोस्ट पर। तो ये अंदर से ही उसको बोल देना ना, प्रमोशन देना मतलब उसको डायरेक्ट नहीं बोलते, उसे कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें बड़ी पोस्ट पे काम करना है, तो भाई तुम मुझे एक एप्लीकेशन भेजो, हम तुम्हारी टेस्ट लेंगे, फिर तुम्हें बड़ी पोस्ट पे सिलेक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्ट होगा ना। सो इन शॉर्ट, जो छोटी पोस्ट पे काम कर रहा है उसे ही बड़ी पोस्ट पर रखना, तो उसे प्रमोशन। ये भी इंटरनल सोर्स हुआ ना, बिजनेस के अंदर से ही, बाहर से किसी को नहीं बुलाया। या फिर ट्रांसफ़र, के समझो सेम पोस्ट पे, या तो उससे कोई बड़ी पोस्ट पे अगर किसी को भेजना हो तो ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरी सिटी या कोई दूसरी ब्रांच या कोई दूसरी जगह पर। कि जैसे मेरा एक बिज़नेस यहाँ सूरत में है, मैंने दूसरा नया बिज़नेस अहमदाबाद में शुरू किया है, तो यहाँ सूरत में मेरे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से जो कोई लायक वर्कर होगा तो उसे मैं अहमदाबाद भेज दूंगा, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा उसे।
बरोबर ना? तो रिक्रूटमेंट का ये भी एक पॉइंट आता है, ट्रांसफ़र ये इंटरनल सोर्स में। देन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और एम्प्लॉइज़। उसके बाद कहीं एडवर्टाइजमेंट ना करना। अगर लोगों की ज़रूर है ना, तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें ही कहना कि भाई तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो भाई उन्हें भी बुलाओ यहाँ जॉब पर, हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। कि मेरे यहाँ पर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं उन्हें ही बोलूँगा कि भाई तुम्हारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी बोल देना कि जिसको भी हमारे बिजनेस में काम करना हो ना, तो वो अपनी एप्लीकेशन मुझे भेजें। तो ये भी इंटरनल सोर्स ही हुआ ना, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और एम्प्लॉयज़। या फिर रिकॉलिंग रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ मतलब कि भाई पहले निकल चुके या तो निकाल दिए गए एम्प्लॉयज़, कि पहले कोई रीज़न से कुछ एम्प्लॉयज़ हमारा बिजनेस छोड़कर चले गए थे या तो निकल गए थे हमारे बिजनेस से, तो उन्हें ही फिर से बुलाना। बराबर ना, उन्हें ही फिर से बुलाना, उसे कहते हैं रिकॉलिंग रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। तो इसमें बाहर किसी को एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूर नहीं है। हमारे बिजनेस में उनका नाम लिखा हुआ ही था कि आज से 5 साल पहले यहाँ पर वो वर्कर काम करता था, लेकिन कोई रीज़न की वजह से वो चला गया था। बराबर, तो अभी फिर से उसी का ही नंबर ढूंढ के फिर से उसी को ही फ़ोन करना, फिर से उसी को ही बुलाना कि भाई तुम वहाँ पर फिर से जॉब करने आओगे। ठीक है, तो ये भी इंटरनल सोर्स में आता है। देन प्रमोशन विद ट्रांसफ़र। प्रमोशन विद ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ट्रांसफ़र साथ में, कि किसी को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना हो तो साथ में प्रमोशन देकर ट्रांसफ़र करना। कोई लो पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसे दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र करना और वहाँ पे एक पोस्ट ऊपर की भी दे देना, तो प्रमोशन भी हो गया और ट्रांसफ़र भी हो गया। ये भी इंटरनल सोर्स ही गिना जाता है। या फिर वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में से जो है वो लोगों को बुलाना, कि जैसे मुझे अभी अगर 10 लोगों की ज़रूर है, 10 वर्कर की ज़रूर है, लेकिन एप्लीकेशन मुझे 50 आ गई, तो बाकी के 40 तो एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, तो उनको मैं वेटिंग लिस्ट में लिख के रखता हूँ कि भाई फ्यूचर में कभी भी मुझे फिर से ज़रूर पड़ेगी ना, तो उन्हीं 40 को सबसे पहले मैं कांटेक्ट करूँगा। बराबर, तो उसे वेटिंग लिस्ट कहते हैं। उसमें भी कोई एडवर्टाइजमेंट देने की बाहर ज़रूर नहीं पड़ती, एक्सटर्नल सोर्स नहीं, इंटरनल सोर्स में से ही आ जाता है। वेटिंग लिस्ट बिजनेस के ऑनर के पास होती है, तो वो उसी को ही फ़ोन करेगा कि भाई आपने पहले भेजी थी ना एप्लीकेशन, आप आ जाओ अभी जॉब करने के लिए। तो ये सब इंटरनल सोर्स आते हैं रिक्रूटमेंट के। वैसे ही एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स मतलब बिजनेस के बाहर से अब लोगों को बुलाना कि भाई आओ, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे एप्लीकेशन भेजो। तो एक्सटर्नल सोर्स में कैसे आता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देना, टीवी में, न्यूज़पेपर में, खासकर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है ना, या रेडियो पर, ऐसी जगह पर एडवर्टाइजमेंट देना कि जिस जिसको लोग जॉब की ज़रूर है तो वो भाई हमारे बिजनेस में वो एप्लीकेशन भेजो। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या कहलाता है? हर सिटी में गवर्नमेंट रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, कि सपोज अगर मुझे जॉब की ज़रूर होती है ना, तो मैं इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपना रिज्यूमे देकर आऊँगा, अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर देकर आऊँगा। और कंपनी जो है वो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करती है कि भाई आपके यहाँ पर किसी के एप्लीकेशंस पड़े हैं जो हमारे यहाँ पर जॉब के लायक हो। बरोबर, तो मुझे कोई कंपनी को ढूंढने की ज़रूर नहीं है, कंपनी खुद इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू मुझे ढूंढती हुई आ जाएगी। सही बात है ना, यहाँ अगर मेरा बिजनेस चल रहा है तो मैं इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाऊँगा कि आपके पास कोई लड़कों की एप्लीकेशन पड़ी है जिनको जॉब करनी हो, तो वो एप्लीकेशन मुझे दो। बरोबर, तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना, मीडिएटर की तरह काम करता है। ये भी एक्सटर्नल सोर्स में आता है। या तो फिर थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, कि अगर मेरा बिजनेस है, मुझे लोगों की ज़रूर है, तो मैं कोई कॉलेज में जाकर ही डायरेक्टली वहाँ पर इंटरव्यू लेकर और लोगों को सिलेक्ट करूँगा। आप वो टीवी में देखते हो ना, मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज का लास्ट ईयर होता है तो उसी में कंपनी वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटरव्यू लेकर जो है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स हुआ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या तो ट्रेड यूनियंस, के जो पर्टिकुलर बिजनेस होता है ना, उन बिजनेस का एक यूनियन बना हुआ होता है। कि जैसे अगर कोई डायमंड का बिजनेस चल रहा है तो डायमंड यूनियन बना हुआ है, डायमंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन बना हुआ होगा, कि जिनमें है ना कौन से बिजनेस में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने लोग निकल गए, उन सब का रिकॉर्ड उनके पास होता है, उस यूनियन के हेड के पास होता है, ये ट्रेड यूनियन के पास। फिर अगर मुझे कोई वर्कर्स की ज़रूर है तो मैं इस ट्रेड यूनियन के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं, मुझे वर्कर्स की ज़रूर है, तो वो हमें बताएंगे कि देखो दूसरे बिजनेस में से इतने लोग निकल गए थे, तो उन्हीं को ही तुम फिर से जॉब दे दो। बरोबर ना, तो ये ट्रेड यूनियन भी हेल्प करता है कि जब हमें अगर वर्कर्स की ज़रूर हो तो उनके थ्रू हमें मिलेंगे।
या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स कि जब डेली वर्क करना हो ना, छोटा मोटा वर्क रोज़ रोज़ का काम करना हो, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर या जॉबर्स हेल्प करते हैं। कि जैसे छोटा सा कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो उसके लिए मजदूरों की ज़रूर है। अब अगर मैं मालिक हूँ तो मुझे नहीं पता मजदूर कहाँ से मिलेंगे, तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई जॉबर के पास जाऊँगा। उस कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट होते हैं कि कहाँ कहाँ पर वर्कर्स मिल सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर हमारे लिए वर्कर लेके आता है। अगर हमें घर भी बनाना होता है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं ना, फिर वही सब मजदूर साथ में लेके आते हैं पूरा घर बनाने के लिए। सही बात है ना? तो उनके थ्रू भी वर्कर्स मिलते हैं। या तो रिक्रूटमेंट एट द गेट, या कितनी बार बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने गेट के बाहर, जहाँ पर कंपनी हो, जहाँ पे शॉप हो, जहाँ पे बिजनेस हो, उसके बाहर ही बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं कि भाई वर्कर्स की ज़रूर है। तो भाई जिस जिसको जॉब चाहिए हो तो वो सीधा ही कंपनी के अंदर चले जाते हैं, भाई बाहर गेट पर हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है ना? तो रिक्रूटमेंट एट द गेट, या तो मॉडर्न मेथड, आज के टाइम के मॉडर्न मेथड जो इंटरनेट के थ्रू आज के टाइम में हर जगह पर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, naukri.com जैसी वेबसाइट्स हैं। तो उनके थ्रू जो है वो, अगर कंपनी को भी और जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये मीडिएटर का काम करते हैं। कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन रख दूंगा, जैसे naukri.com पर वेबसाइट पे रख दूंगा, तो कंपनी खुद आकर चेक करेगी कि हाँ भाई ये इंसान लायक है, तो वो सामने से मुझे फ़ोन करेगी। बरोबर ना? और अगर सपोज मेरी ही कंपनी चल रही है तो मैं भी तो उस वेबसाइट पे जाकर लोगों को ढूंढ लूंगा ना, कि हाँ भाई कौन कौन जॉब करने लायक है, तो मैं सामने से उनको फ़ोन करूंगा। बरोबर? तो आज इंटरनेट के मीडियम से जो है, ये मॉडर्न मेथड के थ्रू भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो स्टाफिंग में सबसे पहले जब रिक्रूटमेंट हो जाए ना, लोगों को जब बुलाया जाए तो वो सब एप्लीकेशन लेकर आएंगे, फिर उनमें से प्रॉपर सिलेक्शन करना। तो अब सिलेक्शन की प्रोसीजर देखें हम लोग। अब रिक्रूटमेंट के बाद स्टाफिंग का दूसरा फंक्शन आता है, वो आता है सिलेक्शन। कि रिक्रूटमेंट मतलब तो सिर्फ लोगों को बुलाना, फिर जो लोग एप्लीकेशन लेकर आए हैं उनमें से सही लोगों को, सही क्वालिफिकेशन वाले लोगों को, जो उस पोस्ट के लिए लायक हो, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस आती है ना। आपको पता है ना, रिक्रूटमेंट में जब हम लोगों को बुलाते हैं तो जितनी हमारे पास पोस्ट होती है ना, उससे ज़्यादा लोग एप्लीकेशन लेकर आ जाते हैं। तो उनमें से सही लोगों को सिलेक्ट करना वो सिलेक्शन प्रोसेस कहलाए। कि जैसे यहाँ पर 10 लोगों को ही मुझे जॉब देनी है मेरे बिजनेस में, लेकिन 100 लोग आके एप्लीकेशन लेकर, तो उन 100 में से 10 लोगों को सिलेक्ट करना होगा ना। तो वो सिलेक्ट कैसे किया जाता है? तो वो सिलेक्शन प्रोसेस आती है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आता है वेलकमिंग इन प्राइमरी मीटिंग। ये सबसे पहली प्राइमरी मीटिंग की जाती है कि जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है ना, कि समझो 100 लोगों ने, तो उन 100 ही लोगों को पहले बुलाया जाता है। जिनमें जो बिजनेस के ऑनर होते हैं या सीईओ होते हैं वो इनका डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन आज जो सुपरवाइजर हुए या जो दूसरे हेड हुए, वो उनसे मीटिंग करते हैं। कि जितने भी 100 लोग आए हैं उन सबसे वो प्राइमरी मीटिंग करते हैं, कि जिनका मेन मकसद यही होता है कि इनमें से जो पहले ही देखने से लगता हो कि भाई ये लोग लायक नहीं है, ये लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, या उनकी जो है वो एप्लीकेशन गलत है, या जो लोग प्रॉपरली तैयारी करके नहीं आए हैं, तो उन लोगों को पहले ही जो है वो वहाँ से रिटर्न कर देना। मतलब 100 में से समझो 10-15 लोग वहीं से ही रिटर्न कर दिए जाते हैं ये प्राइमरी मीटिंग में। तो समझो 100 में से 10 को रिटर्न कर दिया, बचे 90 पीपल। तो उनके लिए फिर दूसरा स्टेप आता है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। फिर जो 90 लोग बचे ना, उन सब की एप्लीकेशन ली जाती है और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब चेक किया जाता है क्या उन्होंने एप्लीकेशन बरोबर लिखी है, क्या उस एप्लीकेशन में सभी डिटेल्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उनको जो है वो सैलरी कितनी चाहिए, उनके रेफरेंस बरोबर दिए हुए हैं या नहीं। आप लोग इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो उसमें पता है ना कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो भाई उनको सैलरी कितनी चाहिए, उनके रेफरेंस बरोबर है या नहीं, उनका पहले का एक्सपीरियंस कितना है, वो सब चेक किया जाता है। और उन्हीं में से ही देखा जाता है कि भाई जिन लोगों को यहाँ पर ही जॉब के लायक ना हो, तो उनको यहाँ से सेकंड स्टेप से वापस भेज दिया जाता है। तो मतलब जो 90 पीपल बचे उनमें से समझो 10 को और भेज देते हैं, कि यहाँ पर एप्लीकेशन ही जिनकी गलत हो तो उनको वापस भेज देते हैं वहीं से रिटर्न। फिर जो बचे ना, समझो 80 पीपल बचे, तो उनके फिर टेकिंग नेसेसरी टेस्ट, फिर वहाँ पर प्रॉपर टेस्ट ली जाती है। अब टेस्ट कौन कौन सी होती है? तो बिजनेस में जहाँ पर प्रॉपर जॉब चाहिए हो, तो उसके लिए बिजनेसमैन अलग अलग टेस्ट लेते हैं, उनकी एम्प्लॉयज़ की टेस्ट लेते हैं, जैसे आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट में उन एम्प्लॉयज़ की मेमोरी चेक की जाती है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनकी स्मार्टनेस चेक की जाती है, उनका कॉमन सेंस चेक किया जाता है। कहते हैं ना कि भाई सिंपल वे में कहो तो वो कितने होशियार हैं, कितनी जल्दी से वो काम कर पाते हैं, ये ऐसी टेस्ट ली जाती है, ये उन्हें चेक किया जाता है। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट।
एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब वो चेक किया जाता है कि भाई क्या उनको काम करने का इंटरेस्ट है या नहीं है। जो लोग खाली पैसों के लिए आ गए हो, काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, तो वो लोग अच्छी तरह से काम कर पाएंगे नहीं। वो खाली पहली तारीख का इंतजार करते हैं कि भाई पैसे मिले तो ठीक है, बाकी काम जैसा भी हो। बरोबर। तो यहाँ पर वो चेक किया जाता है कि जो काम करना है क्या वो काम करने का इंटरेस्ट उनमें है या नहीं है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। फिर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं क्या उस फील्ड की उन्हें प्रॉपर नॉलेज है, क्या उस फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट है। कि जैसे अगर कोई सीए के अंडर जॉब चाहिए किसी को, तो क्या उन्हें सीए की प्रेजेंट नॉलेज है या नहीं है। बरोबर ना, वो टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन टेस्ट लिया जाता है कि जहाँ पर उनकी डिसीजन प्रोसेस देखी जाती है कि अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वो कितनी जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। बराबर ना। यहाँ पर भी उनकी स्मार्टनेस चेक की जाती है, उनका मेमोरी पावर चेक किया जाता है। सही बात है ना। उनका जो है वो एटीट्यूड चेक किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि भाई अगर कहीं पर जो है वो कोई वर्कर्स का झगड़ा हो गया तो ये भी गुस्से में मारपीट करेंगे कि भाई शांति से उनको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो ये सब भी तो चेक किया जाता है ना। तो ये 4 टेस्ट ली जाती है कि जितने समझो 80 पीपल बचे उसमें, तो उनकी ये टेस्ट लेंगे। जो लोग इस टेस्ट में पास हुए उनको आगे पास करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। जो लोग नहीं तो उनको वहीं से ही घर पे रिटर्न। सही बात है ना। समझो 80 में से 30 टू 40 पीपल इन टेस्ट में पास नहीं हो पाते और उनको निकाल दिया जाता है। तो समझो 80 में से अब बचे ही 40। तो उन 40 के लिए फिर ये आगे की प्रोसेस चलती है कि अगर जो सब टेस्ट में पास हो गए तो फिर पर्सनल इंटरव्यू। फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है जो बिजनेस के ऑनर हो या जो सीईओ हो, तो उनके थ्रू ये इंटरव्यू लिया जाता है। बराबर। जो आप टीवी में देखते हो ना कि पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, वो इस स्टेप पे लिया जाता है। तो बचे जो 40 लोग हैं उनका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। उन इंटरव्यू में उनसे उनके रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, उस प्रोफेशन के रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वो इंटरव्यू में पास हुए तो नेक्स्ट स्टेप, नहीं तो वहीं से ही फिर रिटर्न। बरोबर ना। फिर बचे हुए 40 में से भी जो है वो समझो 10-15 लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो 30 लोग बचे तो उनका फिर चेकिंग रेफरेंसेस, जैसे एप्लीकेशन में रेफरेंस दिए जाते हैं ना कि हम पहले यहाँ पर जॉब करते थे, भाई यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। तो उन रेफरेंस को फ़ोन करके पूछा जाता है कि भाई ये इंसान काम करने लायक है या नहीं। बरोबर ना। आप लोग इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें पता है ना रेफरेंस लिखे जाते हैं कि आपको कौन पहचानता है। उन लोगों के नाम वहाँ पर लिखते हैं। तो उन्हें फ़ोन करके पूछा जाता है कि भाई ये सच में काम करने लायक है, क्या ये ईमानदार इंसान है। तो उन रेफरेंस को चेक किया जाता है। अगर रेफरेंस सही हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप, नहीं तो वैसे ही उनमें से फिर कुछ जो है वो एम्प्लॉयज़ और कट हो जाते हैं। अब समझो 30 में से 10 और निकले तो बाकी का फिर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होता है। प्रिलिमिनरी मतलब कि भाई बेसिक सिलेक्शन। अब बाकी जो समझो 20 लोग बचे, तो उन 20 लोगों का बेसिक सिलेक्शन हो गया। उन्हें 1-2 दिन जो है वो काम के लिए रखा जाता है कि तुम 1-2 दिन काम करके देखो। बरोबर ना। जहाँ पर सुपरवाइजर उन्हें चेक करते हैं क्या ये 1-2 दिन बरोबर काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें आगे जॉब पे रखेंगे कंटिन्यू, नहीं तो नहीं। बरोबर ना। तो वो 1-2 दिन जो है या एक हफ्ता जो है वो उन्हें काम पे रखा जाता है, उसे प्रिलिमिनरी सिलेक्शन हुआ उनका। जब वो प्रॉपर हो जाए तो उसके बाद में भी समझो 20 में से और 10 उसमें से निकल जाते हैं। बाकी बचे हुए लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन कि भाई वो फिजिकली फिट हैं, ठीक है ना। कि चलो बाकी सब चीज़ों में वो ठीक है, माइंड वगैरह अच्छा है, लेकिन अगर फिजिकली फिट ना हो तो, कि काम करने में 3-4 घंटे काम किया या कभी जो वो वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो वो बीमार हो गए, या महीने में 4 दिन वो लोग बीमार रहते हो तो 4 दिन तो बिजनेस में छुट्टी रहेगी उनकी। तो ऐसे लोगों को जॉब पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। बरोबर ना। तो इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन भी तो चेक किया जाता है ना। और उनके बाद जो कुछ बचते हैं ना, आखिरी में फिर बचते 4-5 लोग हैं और उनमें से फिर प्रॉपर 1 या 2 को सिलेक्ट किया जाता है और बाकी का वेटिंग लिस्ट में नाम रखा जाता है। बरोबर। जो हमने पहले वेटिंग लिस्ट देखी थी उसमें, फिर उनमें जो आखिरी में 1-2 लोगों को सिलेक्ट करते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, कंफर्मेशन लेटर, कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका इस तारीख से जो है वो जॉब शुरू हो जाएगी, इस पोस्ट पे आपको काम करना है, इतनी आपको सैलरी मिलेगी, सुबह इतने से इतने बजे तक आपको काम करना है। ये सब उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ होता है। एंड फाइनली इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन। फिर फाइनली उस दिन जिस दिन से जॉब शुरू होगी उस दिन उनको बिजनेस में बुलाया जाता है एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क, और उन्हें काम सौंपा जाता है कि भाई ये रहा तुम्हारा काम, आज से इतने बजे तक तुम्हें रोज यही काम करते रहना है।
बरोबर ना। तो ये पूरी प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस आती है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। और ये प्रोसेस लिखो तो लाइन टू लाइन ही लिखना, ये आगे पीछे मत लिखना, क्योंकि प्रोसेस में सब लाइन में ही लिखा जाता है। और स्टाफिंग में जब सिलेक्शन प्रॉपरली हो जाए तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है। तो अब अगर हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में समझे ना, तो देखो स्टाफिंग में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रेनिंग दी जाती है जो बिजनेस में बॉटम लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, 3 लेवल होती है ना बिजनेस में, तो जो बॉटम लेवल के वर्कर्स हैं उन्हें जो नॉलेज दी जाती है तो उसे ट्रेनिंग कहते हैं। और जबकि टॉप लेवल या मिडल लेवल के जो हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, और जो टॉप लेवल के लोग हैं, उन्हें अगर जो है वो समझाया जाता है या नॉलेज दी जाती है तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद जो प्रोसेस आती है ना, तो वो उन्हें प्रॉपरली थियोरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना। देखो एक एग्जांपल से समझाऊं कि भाई जैसे मैंने पहले रिक्रूटमेंट की, 100 लोग आए वहाँ पर एप्लीकेशन लेकर, उनमें से मैंने सिलेक्ट खाली 2 को ही किया। सही बात है ना, सिर्फ 2 को मैंने सिलेक्ट किया। अब उन 2 लोगों को जो है सिलेक्ट करने के बाद उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, उन्हें समझाना तो पड़ेगा ना कि देखो हमारे बिजनेस में ऐसे काम होता है। उन्हें भले कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, कि भले उन्हें इतनी बड़ी डिग्री है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन हर बिजनेस के काम करने की मेथड अलग अलग होती है। इसलिए जब भी सिलेक्शन किया जाता है ना, तो उन्हें अपने बिजनेस के बारे में समझाया जाता है कि देखो भाई मेरे बिजनेस में ऐसा काम होता है। बरोबर ना, तो उसे ही कहते हैं उन्हें ट्रेनिंग देना या डेवलपमेंट देना। बरोबर, सिंपल सा कहो तो थियरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना कि देखो हमारे बिजनेस में ये सब कामकाज होता है, ये सब रूल्स रेगुलेशंस हैं, और इस मेथड से काम होता है, वो थियरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना, उसे ही ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन ट्रेनिंग दी जाती है बॉटम लेवल के वर्कर्स को, कि जिन्हें जो है वो समझो मशीनों के ऊपर काम करना है, कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि जिन्हें मशीन चलानी है। आप खुद सोचो, जिन्हें मशीन चलानी है तो पहले उन्हें मशीन चलाना सिखाना तो होगा ना, तो उसे ट्रेनिंग कहते हैं। उन्हें मशीन की थियरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होगी, बरोबर ना, तो उन्हें ट्रेनिंग कहते हैं। जिन्हें कंप्यूटर पर काम करना है, तो कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करना है वो पहले उन्हें सिखाना तो होगा ना, कि देखो ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है, तुम्हें इस तरह से इसके ऊपर काम करना है, तो इसे ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन जो लोगों को ना मशीन चलानी है, ना कंप्यूटर के ऊपर ऐसा काम करना है, लेकिन जिन्हें सुपरवाइजिंग का काम करना है, सुपरवाइजिंग मतलब खाली जो है वो ध्यान देना, जिन्हें जो है वो लीडरशिप का काम करना है, कि भाई उन्हें सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को गाइड करना है प्रॉपर। जो सीईओ होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उन्हें खाली बिजनेस को मैनेज करना है, उन्हें ना मशीन चलानी है, ना कंप्यूटर चलाना है, ना कुछ। उन्हें बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, बरोबर। तो अब समझो अगर मैंने कोई मैनेजर का सिलेक्शन किया है, मेरे बिजनेस के लिए मैनेजर का सिलेक्शन किया है, तो उसे मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा। उन्हें जो उसे जो मैं थियरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा ना, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में यही फ़र्क है कि जिन्हें फिजिकल वर्क करना है ना, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और जिन्हें मेंटल वर्क करना है ना, फिजिकल वर्क नहीं मेंटल वर्क, जिन्हें डिसीजन रिलेटेड वर्क करना है, तो उन्हें डेवलपमेंट किया जाता है उनका। बरोबर। दोनों का मीनिंग फिर से बोल रहा हूँ, दोनों का मीनिंग सेम। सिलेक्शन के बाद थियरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना, उसे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन बॉटम लेवल के वर्कर्स को जिन्हें फिजिकल वर्क करना है, उन्हें नॉलेज देना तो वो ट्रेनिंग, और जिन्हें मेंटल वर्क करना है उसकी नॉलेज देना तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो अब इन दोनों के इंपॉर्टेंस अगर हम लोग समझें, सबसे पहले ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस। तो ट्रेनिंग पता चल गया ना, माइंड में यही रखो कि समझो जो बॉटम लेवल के वर्कर्स हैं ना, जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, उन्हें अगर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या। सबसे पहला, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, कि समझो वो वर्कर्स भले ही पहले कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरी मशीन पे काम कर रहे हो, लेकिन अब वो हमारे कंपनी में काम करने आए हैं, तो हमारी कंपनी की जो मशीन है वो ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी वाली है। तो उन वर्कर्स को भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना, नई मशीन चलाने मिलेगी, नई नॉलेज उन्हें मिलेगी। सो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन उन वर्कर्स को मिलती है। दूसरी, सेफ्टी रहती है, कि वर्कर्स को अगर प्रॉपर पहले ट्रेनिंग दी जाए कि देखो ये मशीन तुम्हें इस तरह से चलानी है, उसके बाद उन्हें मशीन चलाने के लिए सौंपा जाए कि अब तुम चलाओ भले। ट्रेनिंग के बाद अगर उन्हें चलाए ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं रहते। नहीं तो अगर उन्हें ट्रेनिंग ही ना दे, सामने मशीन पड़ी है जाओ चलाओ, बरोबर ना, इसके ऊपर काम करो, अब उसे अगर मशीन चलाने ही ना आती हो, तो फिर तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं ना, क्या पता उन वर्कर्स को ही कुछ नुकसान हो जाए तो इसीलिए अगर प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें दी जाए ना, तो उन्हें भी सेफ्टी रहती है। देन इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है।
उन वर्कर्स को जब प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर अच्छी तरह से प्यार से समझाया जाए कि देखो भाई इस मशीन पे इस तरह से काम करना है, ये कंप्यूटर पे ऐसे काम करना है, तो उन्हें भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्हें खुशी मिलती है, संतोष मिलता है कि चलो भाई हमारे जो हेड है ना वो मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरह से काम करना है, फिर मैं काम करूँगा। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन उन्हें मिलता है। देन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट किसे कहते हैं कि जब वर्कर्स हमारे बिजनेस में खुश नहीं होते ना, तो वो वर्कर्स जो है वो बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं। हर 6 महीने 1 साल में चले जाएंगे कि नहीं भाई इस बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा है, बरोबर। तो उसकी वजह से अगर कोई वर्कर्स चले गए तो उसकी जगह पर फिर से नए वर्कर बुलाने पड़ेंगे, और अगर नए वर्कर बुलाने पड़ेंगे तो ये पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। सही बात है ना। लेकिन अगर अगर जो है वो वर्कर अच्छी तरह से काम कर ही रहे हैं, भाई वो खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं हमारी कंपनी में, तो वो कभी भी बिजनेस छोड़ के जाएंगे नहीं। और अगर वो बिजनेस छोड़ के नहीं जाएंगे तो दूसरे वर्कर्स को फिर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वही वर्कर सालों तक काम करते रहेंगे, और उसकी वजह से ये स्टाफिंग की प्रोसेस रिटर्न नहीं होगी, बराबर ना। उसे ही कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट। मतलब अगर कोई लेबर्स वर्क छोड़कर चले जाएं तो फिर से नए वर्कर्स रखना, फिर वो भी चले जाएंगे, फिर दूसरे वर्कर्स रखना। तो वो क्यों चले जाते हैं? जब उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और अगर ट्रेनिंग से उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो रिड्यूस टर्न लेबर टर्नओवर रेट, तो वो लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस हो जाता है, फिर वर्कर्स जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये स्टाफिंग की प्रोसेस बार बार करनी पड़ेगी नहीं। इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये तो सीधी सी बात है कि अगर जो है वो वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो वो और अच्छी तरह से काम करेंगे, जिसका फ़ायदा हमारे ही बिजनेस को होगा, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फिर रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम होंगे, क्योंकि अगर वो मशीनों पे अच्छी तरह से काम करेंगे तो उसकी वजह से वेस्टेज कम होगा। सही बात है ना। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देकर फिर वो काम करने लगे तो मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा, मशीन अच्छी तरह से चलती रहेगी, और इसकी वजह से जो फालतू के खर्चे होंगे ना, जो वेस्टेज के खर्चे, वो खर्चे नहीं होंगे। रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होगी। जो एम्प्लॉयज़ मशीन पे काम करेंगे उन्हें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, हर थोड़े थोड़े टाइम में उन्हें नई नई ट्रेनिंग दी जाए, नई नई मेथड सिखाई जाए, तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी ना, उनकी भी तो ग्रोथ होगी ना। और उसके बाद आते हैं ये अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं तो उनमें उन्हें अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है, उन्हें एंथुजियाज्म मिलता है, उन्हें जोश मिलता है, वो और अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। जो हमने पहले देखा ना ये सब, कि उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है, जिनकी वजह से इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए स्टाफिंग में वो ये ट्रेनिंग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेनिंग के बाद वैसे ही डेवलपमेंट, जैसे मैंने डेवलपमेंट बताया, डेवलपमेंट मतलब भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है। उन्हें प्रैक्टिकल और थियोरिकल नॉलेज देना, लेकिन किसको? जो टॉप लेवल के और जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें। जो टॉप लेवल पे हेड होते हैं, जनरली सीईओ, जो मैनेजर्स होते हैं, उन्हें फिजिकल वर्क नहीं करना होता, उन्हें इंटेलेक्चुअल वर्क, उन्हें मेंटल वर्क करना होता है। या तो जो मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, तो जो हेड्स होते हैं उन्हें भी कोई फिजिकल वर्क नहीं, उन्हें इंटेलेक्चुअल या मेंटल वर्क ज़्यादा करना होता है, तो उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। और ऐसा डेवलपमेंट से उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसके ये इंपॉर्टेंट्स हम लोग देखें, बराबर ना, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि देखो अगर हमारे बिजनेस में कोई, अगर हम मैनेजर को भी जॉब देते हैं ना, तो उसे भी पहले समझाया जाता है कि देखो हमारे बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं, तो हमारे बिजनेस में इस तरह से तुम काम करना। तो उन्हें भी तो एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो उनके लिए डेवलपमेंट कहलाता है। सही बात है ना। और ये डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या, उसके इंपॉर्टेंस, सबसे पहले इंक्रीज टेक्निकल नॉलेज, कि भाई उन्हें जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग देने से या उनका डेवलपमेंट करने से उनकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि देखो कि अगर मैनेजर्स हुए, हेड हुए, उनकी अगर नॉलेज बढ़ेगी तो ही वो तो नॉलेज अपने बॉटम लेवल के जो वर्कर्स हैं, उनके अंडर में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन्हें वो नॉलेज दे पाएंगे ना। सही बात है ना। उनकी नॉलेज बढ़ेगी तो वो दूसरे को नॉलेज दे पाएंगे ना। तो डेवलपमेंट से सबसे पहला फ़ायदा यही है कि उनकी भी टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है। देन रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी, कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है या जो भी नए नए रिसर्च होते हैं, तो वो रिसर्च करने का वर्क किसका है? तो यही डिपार्टमेंटल हेड या तो जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो उन्हें अगर प्रॉपर डेवलपमेंट उनका किया जाए
तो वो भी नए नए रिसर्च कर सकते हैं कि अगर उन्हें समझाया जाए कि देखो हमारे बिजनेस में हम लोग ये नई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो भी नए रिसर्च करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई मेथड वो लोग बताएंगे। सही बात है ना। देन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। कि अगर मेरा बिजनेस है, मैं अगर किसी मैनेजर को अपॉइंट कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसे समझाऊंगा कि देखो भाई, मेरे बिजनेस में ये सब रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं, उन्हें जो है वो डेवलपमेंट दूंगा। और जब मैं उसे प्रॉपर डेवलपमेंट दूंगा ना, तो वो भी जो है वो अपनी नई रिसर्च लेके आएगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा। सही बात है ना। वो भी तो अपनी, क्या कह सकते हैं कि भाई, राय बताएगा ना कि भाई बिजनेस में आप लोग ऐसा चेंज करो और ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसकी वजह से उसकी भी इंटेलेक्चुअल जो भी ट्रेनिंग होगी, और जो हमारी भी ट्रेनिंग हम लोग उसे देंगे, उसकी वजह से ओवरऑल पूरे बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा। मतलब मैं अपने मैनेजर को तो बरोबर ट्रेनिंग दे ही रहा हूँ, लेकिन उसकी खुद की भी तो नॉलेज होगी ना। तो दोनों की नॉलेज जब मिक्स होगी, तो उसका फ़ायदा किसको, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को मिलेगा। तो उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बिजनेस का डेवलपमेंट हो सकता है उससे। देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि ऐसे डेवलपमेंट की वजह से जो है, जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूज़ हो पाता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते नहीं है, ये एक फ़ायदा। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, ऐसे डेवलपमेंट या ऐसी ट्रेनिंग की वजह से बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई ना, तो उसका सॉल्यूशन जल्दी से हो जाता है। सही बात है ना। अगर उन्हें प्रॉपर डेवलपमेंट या ट्रेनिंग अगर की गई होगी उन लोगों की, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी तो वो जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, और उसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ अटकेगी नहीं, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा बिजनेस। एंड इफेक्टिव सुपरविजन, इनकी वजह से सुपरविजन भी अच्छी तरह से हो पाएगा। कि जो टॉप लेवल के लोग हैं, अगर उन्हें हम प्रॉपर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दे रहे हैं उन्हें, तो इनकी वजह से जो बॉटम लेवल के वर्कर्स हैं उनके ऊपर वो प्रॉपर सुपरविजन कर पाएंगे, प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे। सही बात है ना। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, इसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि देखो कि अगर जो है वो हम लोग इन लोगों को प्रॉपर डेवलपमेंट देंगे या तो प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग देंगे, तो वो लोग डिसीजन जल्दी ले पाएंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी कर पाएंगे। कि बिजनेस में जो भी डिसीजन लेना हो ना, तो वो डिसीजन प्रॉपर वे में लेंगे, जल्दी तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे में डिसीजन लिया जाएगा। और उसकी वजह से रिसोर्सेज भी वेस्टेज नहीं होंगे। तो जो टॉप लेवल के जो ऑनर हैं, ऑनर का जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम होगा ना। बरोबर ना। कि कोई भी, फिर कहते हैं ना, सिंपल वे में कहो ना, कि माइंड में कोई भी तरह की टेंशन नहीं रहेगी, कि वो इजीली वो बिजनेस के हर डिसीजन ले पाएंगे अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो। एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और बिजनेस के लिए नए नए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आएंगे। कि जब इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दी जाएगी टॉप लेवल के लोगों को, तो वो बिज़नेस की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। कि अभी हमारे बिज़नेस की एक ब्रांच है, तो हम दूसरी ब्रांच भी शुरू कर सकते हैं, बिज़नेस में ये नया शुरू कर सकते हैं, या तो फिर ये नया प्रोडक्ट हम लोग कस्टमर के लिए ला सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए नए नए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ सकते हैं इनकी वजह से। सही बात है ना। तो इसीलिए स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सभी जो है वो स्टाफिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाते हैं। बरोबर है। तो आज जैसे हमने इस स्टाफिंग के बारे में समझा ना, अब वैसे ही इनके रिवीजन के जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।